चलिए तो टुडे वी आर कंटिन्यू ऑन न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। आज हम लोगों का एक नया टॉपिक चलेगा फिजिक्स का, लाइट चैप्टर का, जिसमें से हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि किसी ग्लास स्लैब जो हमारा है, उस ग्लास स्लैब में जब कोई इंसिडेंट रे पास करता है, कोई भी रे आता है, तब बाद में जब वो इमर्ज होता है, देन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। कैसे पैरेलल होते हैं, तो इसका हम लोग दो प्रूफ देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ देखेंगे, आफ्टर इट हम लोग स्नेल्स लॉ के द्वारा इसे प्रूफ करके देखेंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकली प्रूफ इसका। आप लोग अपना फिगर बनाइए इसका, हम भी इसका फिगर बनाते हैं। जल्दी से एकदम बनाइए तुरंत। चलिए, तो ये रहा मेरा डायग्राम, इतना आप लोग बना लिए होंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग एकदम यूजुअली प्रूफ करते हैं अपना एकदम बेसिक सा ज्योमेट्री 9th का यूज़ करके, बहुत ही इजी वे में, है ना। चलिए, तो करना क्या उसके लिए मुझे बेटा, यहाँ सोचो ज़रा कि मुझे यहाँ प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग, है ना, प्रूव दैट। व्हाट है यू टू प्रूव दैट? वी हैव टू प्रूव दैट let us we have a emergent ray A, this is point B, clear, and this B, C, and this is D, and we have to prove that AB parallel CD। that means कि ये लाइन जो है, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया ना। अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं कुछ देर के लिए, है ना, तो हम कह सकते हैं कि AX जो है वो पैरेलल है। अब जरा एक कंपेयर करते हैं हम कि ये जो C, जैसे हम लोग AB को प्रोपोगेट किया गया, हमको पता ही है कि दिस इज, है ना, ये सब लिख लोगे, है ना, ऑलरेडी पहले आप लोग। ये मेरा कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है CD। ध्यान देना, CD कौन सा रे है? इमर्जेंट रे है। और उसके बाद फिर जो है सो ये दोनों नॉर्मल है, लेटस ये M है, और इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। चलो हो गया यार। और इसे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, है ना। ये हमारा N है, लेटस ये M डैश है, और ये N डैश है। ये दोनों, है ना, नॉर्मल है दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दी, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। ज्योमेट्री में तो कंस्ट्रक्शन करते ही हम लोग। अब उसके बाद मुझे प्रूफ करना है AX मतलब AB, उसी को आगे ना प्रोपगेट कर दिया, दिस इज प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट रे। अब जरा सोचो कि इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ा दें, किसको? CD को। ध्यान देना है गौर से, CD को हम आगे अगर बढ़ा दें, तो बढ़ाइए जरा CD को आगे। CD को अगर हम बढ़ा दें आगे इस तरीके से, कंटिन्यू ये आ रहा है, जा रहा है लाइन पे, यस। बहुत पेचीदी खीर है यार, जरूर ट्राई होगा, है ना। आप लोग बढ़ाइए, है ना, कुछ नहीं करना है। जो CD है, CD को ही आगे बढ़ाना है ना। दिस इज, चलिए तैयार, दिस इज CD, है ना। ये आगे बढ़ गया एक्चुअली, है ना, स्पेस की वजह से। CD मेरा हो गया ये। लेटस की ये जो है सो P पे काटा, और यहाँ ध्यान देना है, ये दोनों Q पे काटा है, कट रहा है ना। ये प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट रे वाला, और नॉर्मल को काट रहा था जहाँ पे। और फिर ध्यान देना, इसको हम प्रोपगेट किए पीछे की ओर, और ये नॉर्मल को जहाँ काट रहा है PQ पे काट रहा है दोनों। अब जरा एक बात ध्यान देना है, मुझे प्रूफ करना है AX पैरेलल। कहाँ है? AX हमने लिया था, अगर हम चाहें तो DY मान सकते हैं ना। थोड़ा सा इसको प्रोपगेट जो किए, तो DY मुझे प्रूफ करना है। और आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे यार, ये तो एकदम, है ना, DY। इस तरीके से मुझे प्रूफ करना है कि दोनों आपस में
और दिख भी रहा है दोनों पैरेलल है ना। तो अगर इसे हम है ना एक काफ़ी लॉन्ग मेथड मैं सिर्फ हिंट करता हूँ, उससे आप लोग ट्राई करना, मैं एक शॉर्ट मेथड में बताऊंगा। अगर मैं लॉन्ग मेथड का यूज़ करूँ तो वो लॉन्ग मेथड में होगा पैरेलल लाइंस है ना, वो अल्टरनेट एंगल वगैरह यूज़ करके, उससे हम ईजी मेथड में यूज़ करेंगे और तुरंत प्रूफ करेंगे है ना। अगर मैं लेके चलूँ कि बी पी सी क्यू को लेके चलूँ, क्लियर, तो बी पी सी क्यू को एक अगर हम प्रूफ कर दें कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, बी पी सी क्यू अगर एक पैरेललोग्राम हो जाए, आप सोचो जरा कि अगर ये पैरेललोग्राम हो जाए तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, कौन कौन सा, एम एन, अगर एम एन और एम डैश एन डैश पैरेलल है, दैट मीन्स यू हैव टू गिवन दैट बी पी ऑल्सो पैरेलल क्यू सी, क्लियर। तो यहाँ से प्रूफ करते हैं है ना, मेरे पास गिवन क्या है कि एम एन पैरेलल सॉरी एम डैश एन डैश। अब उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि बी पी और पैरेलल किसके, सी क्यू के। चलिए इतना तो गिवन है। अब हम लोग जानते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल बी ए पैरेललोग्राम, ध्यान देना है, अ क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम, कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, तो 3 इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारा कंडीशन, बट 3 इंपॉर्टेंट केसेस विच आर मोस्ट नेसेसरी फॉर क्वाड्रिलेटरल बीइंग अ पैरेललोग्राम। नंबर 1 केस मेरा क्या है, फर्स्ट केस बोलता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाए, फर्स्ट केस, क्लियर। सेकंड केस बोलता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो जाए, सिर्फ पैरेलल हो जाए ना, पैरेलल हो जाए, इसमें इक्वल इसमें पैरेलल। तीसरा केस बोलता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक पेयर, ध्यान देना, कोई एक पेयर इक्वल साथ में पैरेलल हो जाए, इक्वल साथ में पैरेलल हो जाए, देन इट वुड बी अ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स वी कैन से दैट अ क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ, थर्ड केस ले रहे हम लोग है ना, एनी वन अपोजिट साइड ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो पैरेलल तो मुझे गिवन है, बीपी और सी क्यू तो गिवन है पैरेलल, दोनों पैरेलल है, चूंकि दोनों है ना, कौन सा लाइन है, पैरेलल है, चूंकि ऊपर दे रखा है ना, एम एन एम, एम और एन और एम डैश एन डैश उसी का हिस्सा है, तो ये दोनों पैरेलल, तो इसका हिस्सा भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को इक्वल दिखा दें, अगर हम इन दोनों को इक्वल दिखा दें तो आपस में ये जो है सो बी पी सी क्यू क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर पैरेललोग्राम हो गया तो बी क्यू, ध्यान देना, अगर पैरेललोग्राम हो गया तो बी क्यू और पी सी भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब बी क्यू और पी सी पैरेलल हैं तो बी क्यू कहाँ से लिया गया है, ए एक्स से लिया गया है, क्लियर, और पी सी कहाँ से लिया गया है, डी वाई से लिया गया है, तो वो दोनों है आपस में पैरेलल हो जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है ना। फिर से एक बार सुन लो, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट एम एन पैरेलल एम डैश एन डैश एंड देन BP also parallel QC. This 2 important points are given. Now after, if we prove that BPCQ a parallelogram, after the casing of third case, a quadrilateral be a parallelogram, कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब, जब किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक अपोजिट पेयर इक्वल एज वेल एज पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल तो गिवन है, बीपी पैरेलल सी क्यू। अब मुझे ओनली प्रूफ करना है कि बी क्यू इक्वल टू सी क्यू होगा। अगर इक्वल होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा, और अगर पैरेललोग्राम होगा दैट मीन्स बी क्यू और पी सी भी तो पैरेलल हो जाएंगे, चूंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि है ना, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। जब बी क्यू और पी सी पैरेलल हो जाएगा तो बड़ा बड़ा उसी का हिस्सा ए एक्स और डी वाई भी पैरेलल हो जाएंगे। अब उसी का हिस्सा मेरा ए डी यानी ए बी और सी डी भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। चलिए लिख दीजिए। अब हम इसके लिए काम करते हैं, उठाते हैं, हम लोग 2 ट्रायंगल लेते हैं डायरेक्ट, है ना, हम एकदम ओरल लिखते हैं, अपना आप लोग लिखना डिटेल से, ठीक है। अगर हम 2 ट्रायंगल उठा लें, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल BPC, BPC
या सी पी है ना, अंतर नहीं पड़ता है, बी सी पी एंड ट्रायंगल कौन सा, बी सी क्यू, बी सी क्यू। बी सी पी और बी सी क्यू में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल का एक टॉपिक जाके निकालिए, इसमें लिखा गया है इफ टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, इफ टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस, लिख लीजिए कहीं पे आप लोग, if two triangles lie on the same base and between the same parallel lines, then the area of the triangles are equal to each other। और हम लोग ये बात और पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा। क्लियर? तो उसी प्रॉपर्टी में अगर हम लगा दें हम, आज देखो तो कि सेम बेस मेरा क्या है, बी सी है या नहीं, दोनों ट्रायंगल में बी सी पी और बी सी क्यू में दोनों का बेस मेरा बी सी है, बेस तो सेम हो गया, बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस मेरा देखो तो बी पी और क्यू सी के बीच में दोनों ट्रायंगल स्थित है कि नहीं है ना, ये पैरेलल, क्या इन दोनों के बीच में दोनों ट्रायंगल प्रेजेंट है? हाँ है। जब दोनों ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है और दोनों के पास सेम बेस है, कौन, बी सी, देन द एरिया ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर? तो लिख दीजिए, लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू। क्या लिखोगे? लिख लो आप लोग ना, बिटवीन द सेम बेस बी सी, बिटवीन द सेम बेस बी सी एंड सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सा, बीपी पैरेलल क्यू सी, बीपी पैरेलल सी क्यू। क्लियर? दोनों ट्रायंगल सेम बेस बी सी और सेम पैरेलल लाइन बीपी और क्यूसी के भी यानी सी क्यू के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों के एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब एरिया इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे। जब एरिया इक्वल तो लगा दो फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस। अब बेस का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसके लिए बेस तुमने क्या माना, बी सी माना है ना, बी सी माना है। लेकिन अब जरा सोचो तुम, एक जरा थिंक करना एक बात, जैसे सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया, क्लियर, अब ट्रायंगल लिया, अगर किसी बच्चे ने इसका बेस ये लिया और इसका हाइट ये लिया, इसका एरिया निकाला, तो आप जरा सोचो कि अगर कोई बच्चा बेस इसको लेकर के इससे एरिया निकाले तो क्या एरिया डिफरेंट आएगा, सेम आएगा? एरिया तो सेम होने वाला है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ कर देते हैं। क्लियर? एकदम अच्छे से होना है ना, कि अगर कोई बच्चा इधर से लिया है, इधर से एरिया निकाला कि इसका 12 आ रहा है, 12 यूनिट स्क्वायर, लेकिन अगर कोई बच्चा बोला हम इसी ट्रायंगल को हम इधर से एरिया निकालेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है ना, उसमें हाइट बदल गया, बेस बदल गया, एरिया सेम आएगा, दोनों का एरिया दोनों का सेम आएगा। क्लियर? एरिया कोई बदलेगा नहीं, बदलेगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ यूज़ कर देते हैं। हमने यहाँ पर प्रूफ किया कि बेस बी सी है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा था, प्रूफ हो गया। लेकिन अब जब एरिया लिख रहे हैं इसका, तो हम एरिया बेस बीपी को बेस मान के बना रहे हैं, अंतर कोई पड़ने वाला नहीं है। और ध्यान देना जरा, किसी भी और बी सी पी जो ट्रायंगल है वो एक कौन सा, स्केलन ट्रायंगल है। और किसी भी स्केलन ट्रायंगल, सपोज मैंने एक स्केलन ट्रायंगल बनाया, किसी भी स्केलन ट्रायंगल का जो वो कैसा बन रहा है यार, ये स्केलन ट्रायंगल है ना, किसी भी स्केलन ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो उसके साइड से बाहर होता है, याद होना चाहिए बात है ना। हाइट जो होता है, जैसे इस ट्रायंगल का हाइट कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा है ना, लेकिन इसका हाइट कहाँ जाएगा, इसके सामने आगे बढ़ाने पर ये मिलेगा। ये सारा प्रॉपर्टी पीछे से यूज़ करना पड़ेगा ना। अब ज़रा देख लो उसके अकॉर्डिंग में, तो बी पी सी में या बी सी पी में अगर हम देखें तो एक स्केलन ट्रायंगल बना रहा है, एक क्लियर स्केलन ट्रायंगल दिख रहा है आपको, स्केलन ट्रायंगल है। तो देखो तो ज़रा, यहाँ से इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए, तो ये 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स क्या, मेरा सी मान लो कि ये जो है सो के पर है और यहाँ एल पर काट रहा है ना, ध्यान देना।
अब तुम जरा थिंक करो कि क्या सी के ट्रायंगल बी पी सी के लिए हाइट का काम कर रहा है इस एंगल के लिए, जब ये कि हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्लियर? बस अभी तो हम बता दिए कि अगर ऐसे कोई ट्रायंगल है तो इसका जो हाइट होता है वो बाहर में जाके चिपकता है। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ यूज कर दिए। तो एरिया ऑफ बेस हम बेस बीपी ले रहे हैं, ले लो बेस बीपी। हाइट क्या ले रहे हैं? हाइट हम लोग सी के ले रहे हैं, सी के ले रहे हैं इज इक्वल टू। अब इसी तरीके से यहाँ लेके चलना कौन सा? क्यू सी पी में या बी सी क्यू में। अब हम लोग बेस इसको लेने वाले, किसको? क्यू सी को। तो लिख दो सी क्यू हाफ ऑफ सी क्यू बेस। अब ध्यान देना, अब इसका हाइट लेना है तो हाइट उधर जाकर दिख रहा है, इस पर जो है सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इसका हाइट उधर जाने वाला है ना। अभी तो जिसको मोड़ के देखो, इसका हाइट उस ओर जाने वाला है। तो हाइट को जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास बी एल हो जाएगा इंटू बी एल हो जाएगा। अब कैंसिल क्या हो रहा है भाई? ये से ये खल्लास हो गया। अब जरा ध्यान देना एक बात है ना, बी एल इज इक्वल टू क्या सी के होने वाला है? ध्यान देना, एम एन और एम डैश एन डैश पैरेलल है। फिर ध्यान देना, ये मेरा एक है ना क्वाड्रिलेटरल है, मतलब रेक्टेंगुलर स्लैब ही है ना। पढ़ते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर स्लैब के नाम से इस पर काम करते हैं हम लोग। तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो क्या ये दोनों बी एल और सी के बराबर नहीं हो जाएगा? इक्वल? ऑफ कोर्स यार, दोनों भी कैंसिल। चाहो तो लिख लो अपना बगल में है ना कि सी के इक्वल टू बी एल होगा, बिकॉज इट इज ए रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर हिस्सा है ये, है ना। अब उसके बाद क्या निकल गया मेरे पास? बी पी इज इक्वल टू सी क्यू। एंड पहले से आपको पता है कि बी पी पैरेलल सी क्यू, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी क्यू बी पी जो है पैरेलल एज वेल एज इक्वल सी क्यू। ये पैरेलल एज वेल एज इक्वल का साइन है, ठीक है। जिसको मत पढ़ना है यहाँ पर, है ना, मैथ्स की भाषा में। पैरेलल एज वेल एज इक्वल। अब जब एक ही साइड, ध्यान देना है, बी पी सी क्यू वाले क्वाड्रिलेटरल में बी पी इक्वल सी क्यू, अब बी पी पैरेलल सी क्यू, दैट मीन्स इट वुड बी पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड कंडीशन, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब? जब उनका कोई एक अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ दोनों पैरेलल हो जाए। इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग? बी पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब जब इधर आते हैं ना, अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया, जब एक साइड है तो दूसरा साइड आपस में होगा ना, तो बी क्यू पैरेलल भी हो जाएंगे किसके? बी क्यू पी सी के। तो बी क्यू के बदले हम क्या लिख दें? ए एक्स लिख दें, कोई पाप होगा? नहीं सर। पी सी के बदले क्या लिख दें? डी वाई लिख दें, कोई पाप होगा? नहीं सर। चलिए, अब ए एक्स के बदले आपको मेन चाहिए क्या? ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ए एक्स का ही तो हिस्सा है ए बी। चलिए, पैरेलल डी वाई के बदले हम डी सी लिख दें या सी डी लिख दें, कोई पाप होगा? नहीं। यही तो मुझे प्रूफ करना था कि आपस में दोनों क्या हो गए? पैरेलल। एकदम ज्योमेट्रिकली फुल्ली प्रूफ, है ना, फुल्ली ज्योमेट्रिकली प्रूफ हम लोगों ने इसे कर दिया। अब जब ये दोनों पैरेलल हो गए आपस में, तो जितना काम करना है निकाल लो, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई इज इक्वल टू ई, ये आई होता है ना, और ये ई होता है। ये तो हम लोग निकाल लिए। मेन पैरेलल कंडीशन होता है, क्यों पैरेलल होता है अच्छे से हम लोग प्रूफ करके देख लिए एकदम इजी वे में। हाँ, इसके पहले पूरा 9th का पता होना चाहिए फॉर्मेट सारा। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और यूज करेंगे इसके बाद, कि स्नेल्स लॉ से इसको कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए जरा इसको देखिए, उसके बाद हम लोग स्नेल्स लॉ देखते हैं तुरंत। आइए हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं ना। स्नेल्स लॉ में मुझे जो है सो ये सब कच्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये सब मिटा सकते हो स्नेल्स लॉ के लिए, है ना। अभी सबका जरूरत हमारे पास पढ़ने वाला नहीं है। स्नेल्स लॉ में नॉर्मल से यूज करना है। अब एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज नहीं ना कर सकते हो। स्नेल्स लॉ में दिखाना है डायरेक्ट, हम लोग उसमें दिखाएंगे आई इज इक्वल टू ई, है ना। और आई इज इक्वल टू ई होगा तो पैरेललिटी का कंडीशन करके दिखा सकते हैं कि जो है सो बाकी बचा कुछ अभी इक्वल हो जाएगा। ये तो आगे जाएगा खैर, है ना। ये मेरा m है, ये n है, और ये m डैश है, और क्या जिंदगानी है। दिस इज m डैश और n डैश। क्लियर? चलिए जरा देखिए जरा ध्यान से गौर से यहाँ पे,
कि ये आई है और ये आर बन जाएगा, है ना। मतलब अगर इसको I1 माने तो यह है ना हो जाएगा अपना R1 हो जाएगा। अब गौर से देखना जरा, जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या ये होगा R। क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन काट रहा करके तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बना रहे हैं, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। एक है ना हम लोग पॉइंट पढ़े हैं पीछे कि कहीं भी जब हम लोग किसी पॉइंट को लिखते हैं मतलब कि स्नेल्स लॉ के द्वारा ना, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि द साइन एंगल एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट जब व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। इस बात को याद रखना, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, है ना, यूजुअली, है ना, यही हम लोग यूज करते हैं। यहां पर हम लोग है ना उसी का कुछ कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। यहां से अगर हम लगा दें तो फॉर्मूला है क्या, मेरा μ2 अपॉन μ1 जब लिखते हैं, इसी से उसको हम लोग μ21 लिखते हैं, याद होगा ना आपको, μ21। जब हम लोग म्यू का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 2 का लेते हैं तो एंगल आई लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना अच्छे से स्नेल्स लॉ, नहीं तो है ना उसके लिए अलग से फिर वीडियो देखिए जा करके, अभी तो तैयार नहीं है, बाद में देखिए ना। साइन आई और चूंकि μ1 नीचे है तो μ1 है ना यहाँ है तो साइन आर लेंगे हम लोग, साइन आर। चलिए 9, अब चलो यहाँ पर लेकर के ना यही बात, ये मेरे पास मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब यहाँ से फिर अगर हम लिख दें कि μ1 अपॉन μ2, चूँकि लाइट ऊपर से नीचे आ रहा है, वी कैन राइट हियर μ12 हो जाएगा ये, है ना। अब μ1 है, μ1 सॉरी दिस इज 2 ना, दिस इज 2 और दिस इज 1, चूँकि एयर नीचे है ना, ये यस, ये μ1 2 ले लिए। अब जरा एक बात ध्यान रखना है कि जब लाइट है ना μ1 मेरे पास है, μ1 है, तो जिसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं उसका एंगल नहीं लेते हैं, तो एंगल इसका लेंगे, तो लिख दीजिए साइन आर हो जाएगा, क्लियर। μ2 है तो μ2 ऊपर है तो अब एंगल इसका आएगा, है ना, तो एंगल इसमें क्या है, साइन ई मेरे पास है, साइन ई, क्लियर। अब जरा दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखो यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पर μ21 यहाँ μ12, तो इसको μ21 बना दो, तो μ21 जब बनेगा μ21 तो क्या ये मेरे पास साइन ई अपॉन साइन आर होने वाला है ना, इन्वर्स हो जाएगा ये भी। अब जरा दोनों को डिवाइड कर दो, दिस इज 1 दिस इज 2, तो 1/2 कर दो, 1/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ21 अपॉन μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ध्यान देना ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन आर अपॉन साइन ई हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, यानी कि है ना इधर भी 1 आने वाला है तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई हो जाएगा। इसीलिए है ना लास्ट में फाइनल लिख सकता है आई इज इक्वल टू ई, यानी मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंट के बराबर है। अब जरा इसको जब लाइन जब पैरेलल तुम ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एंगल में एक अल्टरनेट एंगल का ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंडीशन दिखेगा आपको नॉर्मली, है ना। तो यहां से हम लोग इजीली प्रूफ कर दिए आई इज इक्वल टू ई, है ना। और ऐसे भी अगर सेपरेटली करो तो बेटर होगा तुम्हारे लिए, है ना। ये थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, है ना, ये भी आगे बढ़ेगा वही इसके पैरेलल कंडीशन की तरह, तो ये चीज़ आपको जो है सो हो जाएगा अच्छे से, आप लोग इसको देख पाओगे। तो मेरा मानना है कि है ना यहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं कर पाते हैं ना, हालांकि मैंने यूज़ कर दिया है, बट स्नेल्स लॉ का एक कंडीशन बोलता है कि लाइट ऑलवेज गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, यूजुअली वो यूज़ होता है। बट यहाँ देखो मैंने खुद किया है, मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ग्लास से एयर में आ रहा है, तो ये मुझे कुछ रास नहीं आ रही है ना, तो बेटर होगा कि आप लोग ज्योमेट्रिकली मेथड ही बनाएं, ज्योमेट्रिकल मेथड से ही काम करें। हालांकि ये बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, उतना लोग केयर नहीं करते हैं, बट है ना वो ज्योमेट्रिकल मेथड अजड़ और अमर है, चूँकि वो न्यूटन है ना, वो आपके यूक्लिड साहब का गिवन है।
तो ऐसे भी मैथ्स का प्रूफ तो है ना एकदम ठोका ठकाया है, उसका कोई जो है सो कहने वाला नहीं है। तो आप उसी मेथड से बनाओ, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्लियर? खैर इसको हम लोग एंड करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था मेरा। तो अब हम लोग है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ ऐसा होगा तो किया जाएगा फिर से। चलिए, थैंक यू।